इक्विलिब्रियम। देखो अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़ी हैं कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम कोई भी रिएक्शन देखें उस रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। एंड अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट भी किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट भी किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट के अंदर। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस स्टडी की हैं आज तक, वो सबकी सब रिएक्शंस कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है। जितनी भी अभी तक हमने रिएक्शन स्टडी की हैं वो कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल, जिसमें हम कभी भी रिवर्सिबल का साइन नहीं डालते हैं। अगर सिंपल सिंगल एरो है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल। एंड अगर इस तरीके का साइन है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। क्लियर या नहीं? यस सर। कोई डाउट? Yes, उसके sir. बाद मान लो अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, initially we take reactants in a reaction vessel. अगर हम किसी भी रिएक्शन वेसल में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इनिशियली हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या डालते हैं, रिएक्टेंट्स। हम कभी भी उसके अंदर कभी भी प्रोडक्ट नहीं डालते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या डालते हैं, रिएक्टेंट। एंड वो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, डीकंपोज, एंड दैट रिएक्टेंट converts to product as reaction goes on. ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाती है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। कहने का मतलब क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाती है, दैट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है। यही होता है रिएक्शंस के अंदर। अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर इनिशियली हम क्या डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। जैसे जैसे रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। कोई डाउट? तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, मान लो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है। तो इनिशियली हमने सिर्फ क्या डाला, रिएक्टेंट। इनिशियली हमने क्या डाला, रिएक्टेंट, और हमने प्रोडक्ट नहीं डाला। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या थी, 0। हमने सिर्फ क्या डाला, इनिशियली रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन थी लेकिन इनिशियली प्रोडक्ट की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं थी। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट
बढ़ता जाएगा। क्लियर? दोबारा से समझ लो जो जो लेट हो गए हैं। अगर अभी तक हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट, हम सिर्फ एक फॉरवर्ड रिएक्शन का सिंबल डालते हैं। ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे रिएक्शंस वो होंगी रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट भी वापस कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट के अंदर रिवर्सिबल का एरो है ये। तो इनिशियली हम सिर्फ और सिर्फ क्या डालते हैं, रिएक्टेंट डालते हैं इन रिएक्शन वेसल। अगर हमने कोई भी रिएक्शन करानी है हम वेसल के अंदर इनिशियली क्या डाल देते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। एंड प्रोडक्ट हम इनिशियली नहीं डालते हैं, तो यही मैंने ग्राफिकली यहाँ पे शो किया है। इनिशियली हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं डाला, हमने सिर्फ क्या डाला, वेसल के अंदर रिएक्टेंट। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलती है रिएक्टेंट डिकम्पोज होता जाता है, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती गई, कम, और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई भी डाउट? चलो देखो आगे। सर लिखना भी है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ये समझ लो, लिख बाद में देना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम concentration of all reactants and products, at equilibrium concentration of all reactants and products involved in the reaction becomes constant. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है, रिएक्शन अभी भी चल रही है, while reaction is still going on, रिएक्शन अभी भी चल रही होगी, while reaction is still going on but concentration do not change. इक्विलिब्रियम क्या है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, देखो कि जैसे जैसे रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर रिएक्शन में ऐसी कोई स्टेज आ गई कि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाए, उसके अंदर कांस्टेंट हो जाए, रिएक्शन अभी भी चल रही होगी लेकिन कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज ना हो, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। At equilibrium, concentration of all reactant and product involved in the reaction becomes constant. रिएक्शन अभी भी चल रही है लेकिन जितने भी रिएक्टेंट हैं या जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की अमाउंट क्या हो गई होगी, कांस्टेंट। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में थोड़ा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट चेंज नहीं कर रही है, वो फिक्स हो गई है। इस पॉइंट के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं कर रही है, वो क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। मतलब इस पॉइंट के बाद अपनी रिएक्शन कहां पे आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। इस पॉइंट के बाद अपनी रिएक्शन कहां पे आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। और जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो हम उसको T इक्वल टू इन्फिनिटी से डिनोट किया करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्शन चल रही है, इनिशियली रिएक्शन जब चलती है, आमना समझ लो, समझ आ जाएगा यहाँ से। इनिशियली जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती है, कम होती जाती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। एट इक्विलिब्रियम
concentration of all reactant and product involved in the reaction becomes constant. रिएक्शन अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन बंद हो गई है, रिएक्शन अभी भी चल रही है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इस ग्राफ में टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी के बाद, मान लो ये मेरा टाइम है t इक्वल टू इंफिनिटी, इस टाइम के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, वो स्ट्रेट लाइन चली गई है। तो इस पॉइंट के बाद हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। फॉर एग्जांपल, in previous graph, after time t equal to infinity, concentration of both product and reactant, concentration of both reactants and products have become constant. जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या हो चुकी है? कांस्टेंट हो चुकी है। दैट इज रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ आया? होता क्या है कि एक ऐसी स्टेज है रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन तो चल रही होगी, लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इस ग्राफ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले चेंज होती जा रही थी, लेकिन आफ्टर दिस मच टाइम वो कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। तो आफ्टर दिस टाइम हम कह सकते हैं हमारी रिएक्शन कहां पे आ चुकी है? इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। आमना क्लियर है? सर एक बार सर वो थोड़ा सा टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी क्यों है? वो तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। टी इंफिनिटी, जैसे हम सिंबल देते हैं किसी भी चीज को, ये वो चीज है। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बात नहीं, जो रह गया है वो बाद में नोट करना। किसे नोट करें? सर ये हार्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा वहां से? मुझे नहीं पता। सर बार बार आ रहे हैं इस करके पूछ रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता। ये जो हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, बेसिकली हो क्या रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट डीकंपोज भी कर रहा है। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? एक रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही होगी, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब उल्टी रिएक्शन, प्रोडक्ट गिव्स रिएक्टेंट। तो इसमें प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो रही होगी और आर की अमाउंट बढ़ रही होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है? एक तरफ से आर की अमाउंट कम हो रही है और एक तरफ से आर की अमाउंट बढ़ रही है। तो ये हो सकता है कि जितना कम हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है, तो नेट चेंज 0 आ रहा है। बेसिकली इक्विलिब्रियम कहां पे पॉसिबल होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होता है। रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। ऊपर से रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है और दूसरी रिएक्शन पीछे की तरफ आ रही है। अगर हम आगे की तरफ वाली रिएक्शन देखें तो आर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पी के अंदर। इसमें आर की अमाउंट क्या होती जा रही होगी? कम, और पी की अमाउंट ज्यादा होती जा रही होगी। वेराज अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें, बैकवर्ड रिएक्शन में पी इज कन्वर्टिंग इनटू आर, तो पी की अमाउंट कम हो रही होगी और आर की अमाउंट बढ़ रही होगी। तो एक रिएक्शन में आर की अमाउंट कम हो रही है, एक रिएक्शन में आर की अमाउंट बढ़ रही है। तो नेट चेंज कितना आया होगा? 0, जिसके कारण अमाउंट कांस्टेंट हो गई होगी। क्लियर? तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। This is
possible only in reversible reactions. रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल, where in one of the reaction, where in forward reaction, ऐसे कर लो, where in forward reaction amount of reactant decreases, while in backward this decrease is balanced by, while in backward, ऐसा कर लो, while in backward amount of reactant increases. तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में पॉसिबल है, जहां पे एक तरफ से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है और दूसरी तरफ से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? For any reaction to attain equilibrium, for any reaction to attain equilibrium, rate of forward reaction must be equal to rate of backward reaction. जिस स्पीड पे फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी स्पीड पे बैकवर्ड रिएक्शन चलनी होगी। कहने का मतलब क्या है? जिस स्पीड से आर की अमाउंट कम हो रही है उसी स्पीड से अगर आर की अमाउंट बढ़ेगी तभी हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही हो। ऐसा ना हो कि कम ज्यादा हो रहा हो, बढ़ कम रहा हो। ठीक है ना? अगर हम कह रहे हैं कि अमाउंट कांस्टेंट है तो पहली कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल होनी चाहिए, कि एक तरफ से आर कम हो और दूसरी तरफ से आर बने। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस स्पीड से आर कम हो रहा है उसी स्पीड से आर बने भी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को भी चलना होगा, ताकि जितना आर कम हो रहा होगा उतना ही आर बनता भी जाए, या जितना पी बन रहा है उतना पी कम भी होता जाए, ताकि अमाउंट में कोई चेंज ना आए। क्लियर सबको? कोई डाउट? हेडिंग डालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन में तो मैं बाद में करवाऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ चीजों को समझो कि है क्या। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, या के इक्विलिब्रियम, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या के से या के सबस्क्रिप्ट इक्यू। ये के है सबस्क्रिप्ट इक्यू, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। एससी क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हम मोल में यूज करते थे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी सिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन लिखी N2 plus 3H2 reversibly converting into 2NH3।
अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, पहले प्रोडक्ट्स देखो क्या क्या है। अमोनिया, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर लगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था? 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है? N2, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू H2, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसकी डेरिवेशन सीबीएसई में है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, क्योंकि मेनली अभी 10 बजे बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर जाएंगे, तो मुझे उससे पहले पहले तुम्हें कुछ इसका इंट्रोडक्शन करवाना है। देखते हैं, अगर टाइम लगा तो शायद अभी करवा दूंगा। पूछते हैं कोई एग्जाम डाउट यहाँ तक? क्लियर? एग्जाम में आएगी वो बाद में कर लेंगे, एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा, टेंशन मत। क्लियर है सबको? नोट करें इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, हम सॉलिड्स और सॉल्वेंट्स को इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करते हैं। सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी कोई सॉलिड स्पीशी आती है तो उसकी कंसंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई सॉल्वेंट आता है तो उसकी कंसंट्रेशन को भी हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लेते हैं मतलब उसको खत्म कर देते हैं, यहां से उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन आ जाती है, CaCO3 solid converting into CaO solid plus CO2 gas। Assuming अपने पास ये भी रिएक्शन आ गई, CaCO3 solid reversibly converting into CaO solid plus CO2 gas, ऐसी कोई रिएक्शन आ गई। अब मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड raised to the power its stoichiometric coefficient which is 1 into कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन raised to the power its stoichiometric coefficient again 1 divided by रिएक्टेंट्स में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना है? 1। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें सॉलिड्स को कंसीडर नहीं करना है, तो यहां से जो जो सॉलिड चीजें हैं उसको हटा दो, तो इनको हटा दो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है सबको? नोट करें। कैसा है लेकिन? हाँ, सॉल्वेंट कहाँ है लेकिन? सॉल्वेंट मैंने लिया नहीं है अभी। इन केस अगर हम कभी किसी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करें तो हम पानी की कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करेंगे, वो तो सॉल्वेंट होगा ना। अभी कराऊंगा क्वेश्चंस, तो वहां पे अगर आएगा तो वहां पे डिस्कस करें। नोट मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ट्राई करो। Write the equilibrium constant for these reactions. सर सॉलिड लिक्विड गैस तो वो तो करो फर्स्ट वाले में। यस सर। जिसका हो जाए वो अपने अपने नोट्स की फोटो खींच के
आंसर्स की फोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक, करेक्ट है। 4 रिएक्शंस, इन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूलाज लिखे। चलो देखो मैं करवाता हूँ। अगर हम फर्स्ट वाले की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो वो आएगा PCl3 की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, Cl2 की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, क्योंकि तीनों के तीनों गैसेस हैं तो हमें सबको ही कंसीडर करना होगा, कोई सॉलिड या सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं है। सेकेंड इक्वेशन को पहले तुम बैलेंस करोगे। अगर हम इसको बैलेंस करें तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट में क्या है HCl, इसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है, एक H2 है, उसकी कंसंट्रेशन में पावर में 1, और एक Cl2 है जिसकी पावर में हमें क्या लगाना है, 1 लगा देना है। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले के लिए देखें तो पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यही बैलेंस इक्वेशन बनेगी, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, सबके सब गैसेस हैं तो हमें सबको ही कंसीडर करना होगा। N2 की पावर में 1, H2 की पावर में 3 आएगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट इज अमोनिया, उसकी पावर में आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर लास्ट रिएक्शन की बात करें, ये ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड चीजों को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम सॉलिड को नहीं लिखते। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी concentration of carbon dioxide upon concentration of O2 raised to the power 1। अच्छा, ये जो हम कंसेंट्रेशंस लिख रहे हैं, जो हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं, अगर हम ब्रैकेट में कोई भी चीज डालते हैं तो उसका मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ ए। जब हम ब्रैकेट में कोई चीज डाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए। कंसेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं मोलैरिटी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम हम किसको बोलते थे, मोलैरिटी को, हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या कह सकते हैं मोलैरिटी। जैसे अगर मैं कभी भी ब्रैकेट के अंदर NH3 लिखता हूं, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट नहीं चलेगा, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट ये वाला। अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट में कभी भी कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। शॉर्ट में लिखने का तरीका ये, इस चैप्टर में हम इसी तरीके से लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उसका मतलब होगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम या मोलैरिटी। नोट करें इसे। सर आप देखो हेडिंग डालें, एसिड्स एंड बेसिस। ज्योति का ये आगे ही है कंटिन्यूटी में, जो तुम लोगों को सुबह कराया था उसके आगे। अंशुला, ठीक, एसिड्स एंड बेसिस। देखो कोई आइडिया एसिड्स क्या होते हैं, अभी तक एसिड्स की इतनी बार डेफिनेशन पढ़ी है, एसिड्स क्या होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन डोनर। खुशबू, इलेक्ट्रॉन डोनर एसिड्स होते हैं? बोलो खुशबू, एसिड्स क्या होंगे? बोलो ज्योतिका। They're not
गुड आइडिया बट सर जिनकी पीएच 1 to 7 के बीच में लाई करती है। जिनकी pH 1 से 7 के बीच में लाई करती है वो एसिड होते हैं। ओके, और जो H प्लस रिलीज करते हैं वो एसिड और बेसिस OH नेगेटिव। हेडिंग डालो आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ। देखो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहला है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये क्या कहता है हमें? ये कहता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस, acid is a substance which liberate या which provide hydronium ions. Acid is a substance which provide hydronium ions when dissolved in water. When substance is dissolved in water, ऐसे कर लो, when substance is dissolved in water. Acid is a substance which provide hydronium ions. Hydronium ions क्या होते हैं? H+, या हम कह सकते हैं H3O+। बात एक ही है, चाहे तुम H+ लिखो, कई बुक्स में H+ लिखा होता है, कई बुक्स में H3O+ लिखा होगा, कोई इशू नहीं है, बात एक ही है। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पे हमें हाइड्रोनियम आयंस दे, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे HCl है, HCl को अगर हम पानी में डाल दें, अब यहाँ पे पानी एक सॉल्वेंट का काम कर रहा होगा। पानी किसका काम कर रहा होगा? एक सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मान लो हमने HCl लिया, HCl को हमने पानी में डाल दिया। अब HCl जैसे ही पानी में जाता है तो हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? H+ और Cl-। क्योंकि HCl ने हमें पानी में जाने डिसॉल्व करने पे H+ आयंस प्रोवाइड किए, तो मैं कह सकता हूं कि HCl अपना क्या है? एक एसिड है। बचपन से पढ़ते आए हो ये सब चीजें। अगर हम HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो नाइट्रिक एसिड भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? H+ प्लस NO3। इनके बाद हम ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं। एक्वस का मतलब होता है इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। एक्वस का मतलब क्या होता है? कि पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड ने भी पानी में जाके हमें क्या प्रोवाइड कर दिया? हाइड्रोनियम आयंस। तो नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है। सिमिलरली H2SO4, H2SO4 को भी अगर हम पानी में डालते हैं तो ये भी हमें 2-2 H+ प्रोवाइड करता है। इसके पास तो 2-2 H+ है, तो ये हमें 2-2 H+ प्रोवाइड करता है। तो H2SO4 भी अपने लिए क्या है? एक एसिड है। बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका? सल्फेट। ठीक है, तो एसिड क्या है? एक ऐसी चीज जो पानी में डिसॉल्व करने पे हमें क्या प्रोवाइड करे? H+ आयंस प्रोवाइड करे। ठीक, वहीं पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बेस क्या है? आर्हीनियस क्या कहता है? बेस इज अ सब्सटेंस which provide hydroxide ions। हाइड्रोक्साइड कह सकते हो या हाइड्रोक्सिल कह सकते हो, when dissolved in water। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयंस दे। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं? OH-। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बेस। जैसे NaOH है, NaOH को जब हम पानी में डाल देते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? Na+ प्लस OH-। क्योंकि इसने पानी में जाके हमें OH- प्रोवाइड कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि NaOH अपने लिए क्या है? एक
बेस। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में जाके कितने OH दे देगा हमें? दो OH है इसके पास, तो मैग्नीशियम आयन दे देगा और साथ में क्या दे देगा? 2 OH माइनस प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व करने पे हमें OH माइनस देंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस। गौरीश, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो सॉल्व बेसिसिटी, किया था उसने। नहीं मैंने कुछ नहीं कॉल किया। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड उल्टा होता है, बेसिसिटी एसिड की होती है और एसिडिटी होती है बेस की। ठीक है, दो चीजें हैं, एक है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एक है एसिडिटी ऑफ अ बेस। सुनने में तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गलत लिख रहा हूं, लेकिन उल्टा होता है, एसिडिटी ऑफ बेस। बेस की होती है एसिडिटी और एसिड की होती है बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या है? नंबर ऑफ H+ आयंस an acid may donate, number of H+ ions an acid may donate when dissolved in water, when dissolved in water। कि हमने एक एसिड लिया, उस एसिड को पानी में डाल दिया, तो वो कितने H+ आयंस हमें प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। जैसे अगर हम HCl लेते हैं, HCl के अंदर है ही एक H+, तो ये देगा ही एक H देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? इसकी बेसिसिटी 1 है, या ये कहें ये एक मोनोबेसिक एसिड है। ये कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि हमें ये एक ही H+ दे रहा है। ठीक है, HNO3 ले लो, HNO3 के अंदर भी एक ही H+ है, एक ही H+ ये हमें दे सकता है, तो ये भी कैसा है? मोनोबेसिक। ये भी कैसा है? मोनोबेसिक। लेकिन अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 के अंदर कितने H+ हैं? 2। तो ये पानी में डिसॉल्व करने पे हमें 2 H+ दे सकता है, तो मैं कहूंगा कि H2SO4 इज अ डाइबेसिक एसिड। ये कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक मतलब ये 2 H+ हमें दे रहा है, या ये कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि ये 2 H+ हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, H3PO4, जितने भी तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो उसकी बेसिसिटी में काउंट होते हैं। H3PO4 में इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो इट इज ट्राइबेसिक। ये कैसा है? ट्राइबेसिक। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। क्लियर? जो एक H+ प्रोवाइड करेगा मोनोबेसिक, जो 2 H+ प्रोवाइड करेगा डाइबेसिक, जो 3 करेगा तो ट्राइबेसिक, 3 से ज्यादा करेगा तो पॉलीबेसिक। सिमिलरली बेस की क्या होती है? एसिडिटी। अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि नंबर ऑफ OH- आयंस a base may provide when dissolved in water। कि हमने किसी बेस को पानी में डाल दिया तो वो कितने OH- आयंस हमें दे रहा है, वही उसकी क्या है? एसिडिटी है। जैसे NaOH है, NaOH के अंदर एक ही OH है, तो ये एक ही OH हमें दे सकता है जब पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर ये हमें एक Na+ दे देता है और एक ही OH- देता है। क्योंकि ये एक ही OH- हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। इसकी एसिडिटी कितनी है? 1, या ये मोनो एसिडिक है। सिमिलरली
अगर मैं KOH की बात करता हूं, KOH को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करेगा K प्लस प्लस OH माइनस। ये भी एक ही OH माइनस हमें दे सकता है क्योंकि इसके अंदर है ही एक OH। तो इसकी भी एसिडिटी कितनी है 1, या हम कह सकते हैं ये भी मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं? 2 OH हैं। तो ये पानी में डिसॉल्व होने पे हमें 2 OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं कहूंगा इट इज अ डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस कहने का मतलब ये है कि इसकी एसिडिटी कितनी है, बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। इसकी एसिडिटी कितनी है 2। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपने पास 3 OH माइनस हैं जो ये प्रोवाइड कर सकता है। तो इट इज अ ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस मतलब इसकी एसिडिटी कितनी है 3। नोट करें इसे। देखो यहां पे पहले तो एक नोट डालें। नोट क्या है? only those hydrogens hydrogen can be released as H plus, can be released as H plus, which are attached with highly electronegative elements, highly electronegative elements like halogens and oxygen। सिर्फ वही हाइड्रोजन H प्लस की तरह बाहर आ सकता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, जैसे हैलोजेंस या ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं? बहुत सारे एसिड हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक कैन नॉट बी आयनाइज्ड, या हम कह सकते हैं रिमूव्ड एज H प्लस। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं लगे हैं। सिर्फ यही हाइड्रोजन है जो किसके साथ लगा है? ऑक्सीजन के साथ लगा है। तो यही एक इकलौता हाइड्रोजन है जो रिमूव किया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड एज H प्लस, या मैं ये कह सकता हूं आयनाइज्ड, कैन बी आयनाइज्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, मतलब ये एक मोनो बेसिक एसिड है। क्लियर? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वही हाइड्रोजन हम देखो अभी पीछे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखवाए उसके अंदर हमने सिर्फ H चेक किया, जितने H थे हमने कहा उतनी ही उसकी बेसिसिटी है। बेसिकली ये सब H ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने केमिकल बॉन्डिंग में इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाए थे,
या तो ये H हैलोजन से लगा है या ये H किसके साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। जैसे अगर हम H2SO4 की बात कर रहे हैं, H2SO4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, यही H2SO4 का स्ट्रक्चर, इसमें 2 हाइड्रोजन है एंड दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, तो दोनों के दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2H+ हमें दे सकता है, तो ये डाइबेसिक एसिड है। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, सिर्फ 3-4 एक्सेप्शन है तुम्हें याद रखनी है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, इसमें हाइड्रोजन तो 4 है, 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ यही हाइड्रोजन है जो हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, पानी में जब मैं इस कंपाउंड को डिसॉल्व करूंगा, जब मैं इस कंपाउंड को किस में डिसॉल्व करूंगा, पानी के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही H है जो बाहर जाएगा, बाकी H बाहर ही नहीं जाएंगे। सिर्फ ये वाला H है जो बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा मतलब H+ की तरह बाहर आ जाएगा। बाकी तीनों बाहर ही नहीं आएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं लगे हुए। नोट में हमने क्या लिखा कि सिर्फ वही हाइड्रोजन बाहर निकाला जा सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से, हैलोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ किससे लगे हैं, कार्बन से। सिर्फ एक यही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से लगा है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। सिमिलरली तुम्हें 2 एसिड्स और याद करने हैं। एक है H3PO3 और एक है H3PO2। ठीक है, एक है H3PO3, एक है H3PO2, 2 एसिड्स और हैं, H3PO3 एंड H3PO2। अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देखने को तो इसमें ऐसा लगता है 3 हाइड्रोजन है, लेकिन असली में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है जो किससे लगे हैं, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों तो आयनाइजेबल हैं, मतलब बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस से लगा है, ये आयनाइजेबल नहीं है, नॉन आयनाइजेबल। जबकि ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, आयनाइजेबल, मतलब बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है। ये वाला हाइड्रोजन भी कैसा है, आयनाइजेबल, मतलब ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है। तो असली में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है जो बाहर आएंगे, चाहे हैं 3-3 यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है जो बाहर आ रहे हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। सिमिलरली तुम्हें एक और याद रखना है, H3PO2। H3PO2 का भी स्ट्रक्चर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, या इसका स्ट्रक्चर बनाओ या इसको थोड़ा ध्यान में रखो। इसका स्ट्रक्चर ये है। अब देखने को तो इसमें 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये तो लगे हुए हैं फास्फोरस से, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल। ये कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो किससे लगा है, ऑक्सीजन से, जो आयनाइजेबल है। तो सिर्फ एक ही H+ है जो बाहर आ सकता है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। क्लियर या नहीं, कोई भी डाउट किसी को भी, क्लियर है सबको, आधे तो चले गए हैं। सर ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं? 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हों? जनरली नहीं, जितने भी एसिड हैं उनमें ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमने जितने भी एसिड्स पढ़ने हैं या मतलब जितने भी आज तक मैंने एसिड्स देखे हैं, उन सब में ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन होगा या हैलोजन के साथ ही होता है, एक ही के साथ होता है, या हाइड्रोजन या हैलोजन या ऑक्सीजन। ओके सर। ठीक है, बोलो अंशुल, अंशुल बोलो। मैं वही पूछ रहा था कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे?
क्वेश्चन तो बस यही है, H3PO3 की एसिडिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ। तो तुम्हें बताना होगा बेसिसिटी कितनी है, 2। अभी तो क्वेश्चन ये तो बेसिक है, अभी तो क्वेश्चन आने हैं, अभी टेंशन क्यों लेते हैं? बोलो राहुल। सर लेनी पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना सर जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सर जैसे ऊपर जैसे इक्वेशन दे रखी थी सर, वो इक्वेशन वाले अलग क्वेश्चन आएंगे और ये वाले अलग आएंगे। अभी क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस में तुम्हें सारे कराऊंगा, तुम लोग जो मैं करा रहा हूँ उसे समझते जाओगे। गौरीश, गौरीश, यस आमना सर। तुम्हें समझ आ रहा है? गौरीश, थोड़ा क्लास पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। सर वो आपके नोट्स चेक कर लो अभी चीजें सर। अरे ऐसे बीच बीच में जब मैं सामने पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे। आमना क्लियर है? सर ये आप रैंडमली चेक करो या इसी नेम्स भी याद रखने हैं, 2-3 एसिड्स के। हमने H3PO4 जहां लिखा है उसके आगे लिखे है फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे मैंने जब एसिडिटी वाला बेसिसिटी वाला कंसेप्ट कराया था, यहाँ पे मैंने H3PO4 लिखा था। H3PO4 का तुम्हें नाम याद रखना है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 का नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 का नाम क्या है? अभी तो आधे बच्चे आए, ये सोचो कि कल बाकियों का क्या हाल होगा, ये नहीं आए। H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 है फॉस्फोरिक, इक है IC। H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड। और वहीं पे H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखो जिसको नींद आ रही है बड़े आराम से चला जाए, कोई चक्कर नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आराम से जाके सोए। एंड बस रिकॉर्डिंग से कल जब आओ तो नोट्स अपने अपने पूरे करके लाओ। नोट तो ये हमें किसने बताया? बेसिकली ये हमें बताया अपना क्या कहते हैं, आर्हीनियस ने। लेकिन अब बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं या बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जिसमें H+ या OH होता ही नहीं। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, there are many substances which do not have OH। ऐसे बहुत सारे substances हैं जिसके अंदर OH- नहीं होता। There are many substances which do not have OH- but still they are basic। But still they are base। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर OH- नहीं होता, जो फिर भी बेस की तरह काम करते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया के अंदर OH नहीं है, don't have OH-, but it's a base। अमोनिया के अंदर OH- नहीं है, फिर भी ये क्या है? एक बेस है। तो मतलब हमें अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। दैट इज देयर आर सम लिमिटेशंस विद आर्हेनियस कंसेप्ट। देयर आर सम लिमिटेशंस विथ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट अच्छी तरह से एसिड या बेस की डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें OH नहीं है फिर भी वो बेस है।
जैसे अमोनिया। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अपने पास दूसरा साइंटिस्ट आता है, दूसरा साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड concept of acids and bases. Lorry Bronsted concept of acids and bases. लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मॉडिफाई कर दी। एसिड की डेफिनेशन इसने लगभग सेम ही रखी है, इसने बेस की डेफिनेशन मेनली चेंज की है। ठीक है, एसिड की डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये क्या कहता है, पहले एसिड की बात करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड को शॉर्ट में ब्रॉन्स्टेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड ये क्या कहता है, एसिड इज अ सब्सटेंस acid is a substance which has tendency to donate proton, which has tendency to donate proton। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो क्या होगा, एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन यहाँ पे H+ को बोला जा रहा है। अगेन प्रोटॉन किसको बोला जा रहा है, H+ को। क्यों, क्योंकि अगर हम H+ की बात करें, ये हमने एटॉमिक में भी पढ़ा था कि इसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई न्यूट्रॉन है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसीलिए हम H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन एटॉम न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, H+ की ही बात कर रहे हैं। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, बस इसने सॉल्वेंट को एलिमिनेट कर दिया। आर्हेनियस ने क्या कहा था, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट H+ व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसने कहा था पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है, इसने कहा पानी में डिसॉल्व करना जरूरी नहीं है, वो कैसे भी अगर H+ दे दे तो वो एसिड होगा। इसने बस हल्का सा मॉडिफाई किया एसिड की डेफिनेशन को। एसिड की डेफिनेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसने कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जो H+ दे रहा है, चाहे वो पानी में डिसॉल्व होने पे दे या किसी और तरीके से दे दे, बस उसको H+ देना है, मतलब वो प्रोटॉन दे, तो वो सब्सटेंस एक एसिड होगा। जैसे HCl, H2SO4, इसने एसिड की डेफिनेशन में कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। HNO3, ये सब एसिड्स हैं। बोलो। तो लेकिन और कोई मेथड ही क्या है H+ को रिमूव करने का, इसे नॉट डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन एनी सॉल्वेंट? हो सकता है वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट यूज करके वो डोनेट कर रहा हो। लेकिन सर फिर इन्होंने तो सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट ही नेग्लेक्ट कर दिया ना। हाँ, बस इसमें सॉल्वेंट का ही कंसेप्ट नेग्लेक्ट किया ना कि सॉल्वेंट जरूरी नहीं है, आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो या बिना सॉल्वेंट में डिसॉल्व करे एसिड कोई भी सब्सटेंस H+ दे दे तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो फिर बिना सॉल्वेंट में डिसॉल्व करे कोई भी सब्सटेंस H+ आयन कैसे डोनेट करेगा? बेसिकली सॉल्वेंट की जरूरत तो नहीं है ना, हमने तो फोर्सेस ही तोड़नी है। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा है और वो H+ की तरह बाहर आ सकता है तो वो एक एसिड की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे हमें वाटर की जरूरत नहीं है, हम बिना वाटर के भी कोई भी स्पीशी को चेक कर सकते हैं। HCl, H2SO4 चीजें वही है। बेसिकली इसने बस अपनी डेफिनेशन को कहने का तरीका चेंज किया है कि सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, पानी में डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एज सच तुम सिंपल ये देख लो कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है, तो वो एक एसिड है। असली में तो ऐसा नहीं होता कि असली में अगर तुमने ऐसा करना है कि बिना सॉल्वेंट के H+ को बाहर निकालना है तो तुम्हें फोर्सेस को तोड़ना ही होगा, तुम्हें एनर्जी देनी होगी। तो एक तरह से तुम ये लगा के चलो कि ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स।
सर ये ब्लू से क्या लिखा हुआ है? ये H+ के बारे में बताया मैंने कि H+ के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, ये ऑन नहीं है, दिस इज 0 न्यूट्रॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए हम H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, जितने भी अर्हीनियस एसिड्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी होते हैं। इसने एसिड की डेफिनेशन में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया है, लेकिन इसने बेस की डेफिनेशन को पूरा चेंज कर दिया है। ब्रॉन्स्टेड बेस ये क्या कहता है कि बेस इज अ सब्सटेंस which has tendency to gain proton। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी टेंडेंसी होगी टू गेन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन अगेन H+ को ही बोला जा रहा है। एक ऐसी चीज जो H+ को गेन कर सकती है वो एक बेस का काम करेगी, एक ऐसी चीज जो H+ को गेन कर सकती है वो एक बेस का काम करेगी। कहने का मतलब ये है, अब जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो H+ को गेन कर सकते हैं। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैन गेन H+, तो कैन बिहेव एज बेस, कैन बिहेव एज बेस। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो H+ को गेन कर सकते हैं और बेस का काम कर सकते हैं। जैसे Cl- है, Cl- क्या कर सकता है, H+ को गेन कर सकता है और ये एक बेस का काम करेगा, मतलब ये क्या है, एक बेस है। सिमिलरली OH- भी H+ को गेन कर सकता है, तो ये भी एक बेस का काम कर सकता है। जो भी चीज प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है वो एक बेस का काम करती है। क्लियर या नहीं, कोई डाउट? क्लियर है सबको? सर ये एग्जाम्पल क्लियर नहीं है। बच्चे जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो H+ को गेन कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को गेन करेगा ना, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो सबके सब अब एक बेस का काम करा करेंगे। अब से हम Cl- को भी एक बेस बोल सकते हैं, OH- को भी एक बेस बोल सकते हैं, NH2-, ये NH2- भी H+ को गेन कर सकता है, तो इसीलिए इसको भी हम अब से एक बेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर या नहीं? ओके सर। कोई भी डाउट बाकियों को? अंशुला, ध्रुव, साक्षी, आमना, ज्योतिका? नो सर। एक बार थोड़े से ऊपर करना। पर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? बच्चे क्वेश्चंस तो भी करेंगे, अभी तो कंसेप्ट करते चलो, आज का लेक्चर कंसेप्ट में निकल जाएगा। पूर्णिमा, तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। करें हेडिंग डालें, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ conjugate acid and conjugate base। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ conjugate acid and conjugate base। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो हमारे पास कोई भी एसिड है,
अगर एसिड में से हम H+ को बाहर निकाल दें, H+ बाहर निकाल दें, एसिड में से अगर हम H+ बाहर निकाल दें तो हमें क्या मिलता है? कॉन्जुगेट बेस मिलता है। कॉन्जुगेट बेस एक तरह का बेस ही है, बस नाम नया है। कॉन्जुगेट बेस है ये बेस ही। कॉन्जुगेट बेस सिमिलर टू अ बेस। सर एक बार फिर से समझाना। समझाता हूं। सिमिलर टू अ नॉर्मल बेस। ये क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एसिड है, फ्रॉम एन एसिड, कोई भी तुम्हारे पास एसिड है, फ्रॉम एन एसिड, रिमूव H+, उसमें से H+ बाहर निकाल दो, एंड यू विल गेट from an acid remove H+ and you will get a conjugate base. conjugate base बस नाम नया है, बेस ही होता है। कहने का मतलब ये है। अच्छा एक और चीज, एट अ टाइम या इन अ सिंगल स्टेप कह लो, एट अ टाइम की जगह ये कह लो इन अ सिंगल स्टेप, remove only one H+। एक टाइम पे एक ही H+ बाहर निकालना है, एक से ज्यादा H+ बाहर नहीं निकालने हैं। कहने का मतलब ये है, कोई तुमसे कोई पूछे कि कॉन्जुगेट बेस बताओ, फाइंड कॉन्जुगेट बेस, फाइंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, तो तुमने क्या करना है? HCl में से H+ बाहर निकाल दो। अगर हम HCl में से H+ बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा क्या? Cl-। तो Cl- एक कॉन्जुगेट बेस है किसका? HCl का। अगर तुमसे कोई कहता है कि फाइंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4, एक ही H+ बाहर निकालना है, इसमें 2 H+ है, एक H+ बाहर निकाल दो। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? एक ही रह जाएगा, और सल्फर और 4 ऑक्सीजन तो रहेंगे ही। H+ बाहर चला गया और माइनस चार्ज लगा गया। हाइड्रोजन बाहर निकालना है, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालना है, और माइनस चार्ज आ जाएगा। आ रहा है समझ या नहीं? क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक। अब ना अगर हम HSO4- का कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहें तो बता सकते हो क्या होगा? आमना, दीक्षा, सर HSO4-2। बच्चे H तो बाहर ही निकालना है। दीक्षा नहीं, तो सर उसका -1 और एक ऑलरेडी -1 है। बच्चे H तो बाहर चला जाएगा, बचेगा SO4 चार्ज -2। H बाहर निकाल दिया, एक और H बाहर निकाल दिया, एक ही था वो भी बाहर चला गया, तो बचेगा SO4 -1 पहले से था, एक माइनस और आ गया -2। नोट करें इसे कि एसिड में से जब भी हम H+ बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिला करेगा? कॉन्जुगेट बेस। चलो आगे करते हैं। देखो, जैसे एसिड में से H+ बाहर निकालने पे कॉन्जुगेट बेस मिलता है, सिमिलरली अगर अपने पास कोई बेस है, उसके अंदर हम H+ ऐड कर दें, बेस के अंदर H+ ऐड करने से हमें क्या मिलता है? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड इज ऑब्टेन्ड, conjugate
acid is obtained by adding H plus to any base. Again, only one H plus can be added at a time. Only one H plus can be added at a time. अगर कोई तुम्हें कहे find conjugate acid of सल्फेट आयन, तो बस तुमने क्या करना है, सल्फेट आयन के अंदर एक H प्लस ऐड कर देना। सल्फेट आयन के अंदर एक H प्लस ऐड कर देना है। पहले इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, अब एक हाइड्रोजन आ गया, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन पहले से ही है। पहले चार्ज -2 था, अब इसके अंदर +1 और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HSO4 चार्ज -1। नोट करें। What will be the conjugate base for the Bronsted? ये दो बस 1 मिनट, ऊपर ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कॉर्नर राइट पे हो गया सर। What will be the conjugate bases of the Bronsted acids? अब देखो तुम्हें conjugate base बोल रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 37 एनसीईआरटी। तुमसे क्या बोल रहा है कि conjugate base बताओ। बेस बताना है, एसिड में से जब बेस निकालना है तो H प्लस को बाहर निकालना है। इसमें से H प्लस बाहर निकालते चलो और बेस बनता जाएगा। तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, F माइनस। क्लियर या नहीं? H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, H प्लस बाहर निकाल दो, HSO4 माइनस। सिमिलरली बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा अंशुला? CO3 -2। CO3 चार्ज -2। सिंपल, करें नोट। ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 37। सर ये आपने क्या कराया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे सिर्फ H प्लस बाहर निकाला है, H पर प्लस सर बाहर हमने, निकाल के कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमने ऊपर H प्लस ऐड नहीं करा हुआ। प्रोडक्ट साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे मतलब H प्लस बाहर आ रहा है। इसको ऐसे कह लो, यहाँ से मैंने H प्लस बाहर निकाल दिया। ठीक, एसिड में से जब H प्लस बाहर निकालोगे तब कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। सिंपल है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस बाहर निकालें, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड करें। राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस, फटाफट सबके सब। अब कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, जब हम H प्लस ऐड करते हैं। फर्स्ट का आंसर आदित्य, फर्स्ट का आंसर सर NH3। NH2 तो पहले ही था ना, 2 हाइड्रोजन पहले ही थे, एक और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3। पहले चार्ज था -1, अब +1 आएगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। -1 + 1 कितना हो गया 0। तो आंसर क्या आएगा, अमोनिया। साक्षी, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड NH4+। सिंपल, अमोनियम आयन। H प्लस ऐड करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस H प्लस ऐड करते जाएं।
एसिटेटाइन का कॉन्जुगेट एसिड ज्योतिका। सर HCOH। एसिटिक एसिड नोट कर लें इसे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में HCOO नेगेटिव ही था। हाँ O माइनस था ना बच्चे, हमने H प्लस ऐड कर दिया। एक और अच्छा कार्बन HCO था, मैंने CH3 लिख दिया इसे। ओके फॉर्मेटाइन एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बस एक एक H प्लस ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड करें, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस रिमूव करें, सिंपलेस्ट। सर लास्ट वाले का H2 प्लस नहीं आना था। H2 प्लस कहां से आ जाएगा बच्चे, HCO माइनस है, माइनस के अंदर एक H प्लस ऐड करोगे तो क्या आएगा, HCOH ही तो आएगा। ओके सर। थर्टी 39th क्वेश्चन अगेन NCERT, ट्राई करो। The species H2O, bicarbonate ion, bisulfate ion, and ammonia can act as both acids as well as base. For each of the corresponding, give the corresponding acid and base. मतलब तुम्हारे पास कुछ स्पीशीज दे रखी हैं, तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है, कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। किस किस का, वाटर का, फिर तुम्हें बताना है बाइकार्बोनेट आयन का, फिर तुम्हें बताना है बाइसल्फेट आयन का, फिर तुम्हें बताना है अमोनिया का। ठीक, अद्वितीय है नहीं, चली गई, कमी बच्चे बचे हैं अब तो। ठीक, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने से। वाटर का पहले कॉन्जुगेट एसिड बता देते हैं। कॉन्जुगेट एसिड में बस H प्लस ऐड करना है। ठीक है, H प्लस ऐड करते हैं तो इसमें बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, इसमें बन जाएगा अगेन H2CO3, HCO3 की जगह बन जाएगा H2CO3, इसमें बन जाएगा H2SO4, एक हाइड्रोजन पहले था, एक और आ गया, माइनस खत्म हो गया। ये तो अभी अभी किया ही है हमने, अमोनियम आयन। कॉन्जुगेट एसिड बनाते हुए बस H प्लस ऐड करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाते हुए रिमूव H प्लस। अगर वाटर में से हम H प्लस हटा दें तो क्या मिलता है, OH माइनस। इसमें एक H है, अगर वो भी हटा दें तो क्या मिल जाएगा, कार्बोनेट आयन। अगर इसमें से भी H प्लस हटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, सल्फेट आयन। अगर इसमें से H प्लस हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, NH2 माइनस। सिंपल है, एक एक हाइड्रोजन हटा दो और चार्ज में -1 लगाते चलो। अगर पहले से कोई चार्ज है तो उसके हिसाब से चेंजेस करते चले। H प्लस बाहर जा रहा है तो एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर जा रहा है तो नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, माइनस लगा दिया, एक माइनस पहले था, एक और आ गया -2, एक माइनस पहले था, एक और माइनस आ गया -2। क्लियर या नहीं पूर्णिमा, कोई डाउट? नो सर। नोट कर लें इसे। साक्षी क्लियर, ज्योतिका क्लियर है, यस सर। मितुल, प्रियांशु, राहुल? यस सर। यस करें। अरे अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने लगा था मैं 11 बजे, अब सब चले गए। चलो कोई बात नहीं, कराना तो है ही। सर ये सर गुड नाइट कर दो अब। यस सर, गुड नाइट कर दो। गुड सर नाइट, सब सच सो में जाए, ऐसे सो जाए, सो जाए, गुड नाइट कर दिया गुड सर नाइट। की क्लास भी तो बंद करो ना। सर नोट कर लिया।
हेडिंग डालें। अब देखो ऐसे अभी भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी भी एसिड और बेस की तरह क्लासिफाई नहीं हुई हैं, फिर भी वो एक एसिड या बेस की तरह काम कर सकती हैं। जैसे जैसे BCl3। BCl3 के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, नो हाइड्रोजन, which can be donated as H+। ये किसी भी तरीके से H+ को बाहर नहीं निकाल सकता है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो H+ की तरह बाहर जा सके। तो इसीलिए हम इसको एसिड नहीं बोल सकते, लेकिन ये एसिड है, बट इट इज एन एसिड। BCl3 ले लो, AlCl3 ले लो, इवन एल्यूमिनियम क्लोराइड हम कितनी बार पढ़ते आए हैं, इसके अंदर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल इट इज एन एसिड। ये फिर भी एसिड है, तो मतलब अभी भी हमारे कंसेप्ट्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस बाकी हैं। ठीक, तो हमें अभी भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। तो हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस concept of acids and bases। ज्योति का रास्ता नहीं है ऊपर का, देखो BCl3 AlCl3 ऐसी दो चीजें हैं जिसके अंदर कोई भी H+ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी H+ नहीं है, फिर भी एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं ना हम इसको, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्यों? अभी तक इसके पास हमारे पास कोई भी रीजन इसके लिए नहीं है, मतलब अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की गुंजाइश बाकी है, अभी भी मॉडिफिकेशंस जरूरी है। तो सबसे पहला है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस कंसेप्ट क्या कहता है, मतलब थर्ड कंसेप्ट, लास्ट ही है, इसके बाद आगे नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो लुईस क्या कहता है? लुईस कहता है कि भाई एसिड इज अ सब्सटेंस, इसने डेफिनेशंस को पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, ये कहता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस which has tendency acid is a substance, 2 मिनट रुको, acid is a substance which has tendency to donate to gain electron। एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है वो एक एसिड होगी। एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है वो एक एसिड होगी, लुईस एसिड। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एक लुईस एसिड की तरह काम करेंगी अब, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं। तो अब से अगर हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आती है तो उसको भी हम एक एसिड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा एसिड? लुईस एसिड। कौन सा एसिड? लुईस एसिड। जैसे Cl+, Cl+ एक लुईस एसिड है। NO2+ अगेन एन लुईस एसिड। जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स थे बेसिकली, सेम एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना सेम एज इलेक्ट्रोफाइल, जो हमारे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल्स थे अब वो हमारे लिए क्या बन गए हैं? लुईस एसिड्स। जो हमारे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल्स थे वो हमारे लिए क्या बन गए हैं? लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड्स क्या हैं? ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या क्या किया था? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कही थी। ठीक,
फिर हमने कहा था ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ये पूरा ऑर्गेनिक वाला टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एंड ऑर्गेनिक दोनों साइड पे कंप्लीट ही है। ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड्स जैसे BCl3, AlCl3, ये सब ऑक्टेट डेफिशिएंट हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये एक लुईस एसिड का काम करेंगे। थर्ड कैटेगरी इसके अंदर आती है कंपाउंड्स, वही सेम इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरीज हैं बच्चे, अगर दोबारा नहीं लिखना है तो इलेक्ट्रोफाइल्स की सेम एज इलेक्ट्रोफाइल्स। कंपाउंड्स इन विच central atom is surrounded by compounds in which central atom is surrounded by highly electronegative elements, highly electronegative elements by pi bond। इसके अंदर हमने कहा था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसके आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ने पाई बॉन्ड्स बना रखे हैं। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बेसिकली। तो इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अब काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है और ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली SO3, हमने वहां पे SO3 का एग्जांपल भी लिखा था कि SO3 में भी बहुत सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, जिसके कारण सल्फर के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो अब ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो इट इज अ वेरी गुड लुईस एसिड। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? ओके सर सब? ये एक बार प्लीज रिपीट करना। बच्चे लुईस एसिड्स क्या है? एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब इसमें Yes, जो sir. कैटेगरी है वो सेम है इलेक्ट्रोफाइल, जो भी सब्सटेंसेस हमने इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में रखे थे वही सब्सटेंसेस अब हमारे लुईस एसिड्स बन जाएंगे। कौन कौन से स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्टेट पूरा ना हो, ऑक्टेट पूरा नहीं है तब भी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमने BCl3 AlCl3 वहां पे डिस्कस किया था कि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक, सिमिलरली ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के आसपास ऑक्सीजन लगा है, वो भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। सेम इज विद सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। क्लियर गौरी या नहीं? Yes, sir. Clear. ठीक, नोट करें इसे। हेडिंग डालें लुईस बेस। लुईस बेस, लुईस बेस में according to this a base is a substance which has tendency to donate electrons। एक ऐसा जो donate करने की टेंडेंसी रखता है वो एक बेस होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी? जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगी। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज
बेसिकली जो अपने न्यूक्लियोफाइल्स थे वो अब लुईस बेस बन जाएंगे, सेम एज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कहा था हमने वहां पे क्लोराइड, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ये सब लुईस बेस बन जाएंगे। इवन हमने वहां पे ये भी कहा था कंपाउंड्स in which central atom has lone pair of electron, compounds in which central atom has lone pair of electron, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया क्यों बेस है? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो मतलब ये एक बेस है। सिमिलरली वाटर, वाटर एक बेस की तरह काम करता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, हमें कम से कम एक लोन पेयर चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो दैट कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। pH3, जितने भी हमने वहां पे न्यूक्लियोफाइल्स लिखे थे वो सब अब क्या बन गए हैं? बेस बन गए हैं। कौन से बेस? लुईस बेस। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? नो सर। ठीक, तो अभी तक हमने यही कहा कि एसिड के अंदर अगर हम H+ बाहर निकालते हैं तो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। वहीं पे अगर हम बेस के अंदर H+ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग था तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक। अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग था तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक। वहीं पे अगर तुम्हारा एसिड वीक था तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। A strong acid gives a weak conjugate base. On the other hand, a weak acid gives a strong conjugate base. ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अगर तुम एसिड स्ट्रॉन्ग लोगे तो कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा। अगर तुम्हारा एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर सबको? कोई डाउट? क्लियर? अंशुला, Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव, यस अक्षी, ज्योतिका, क्लियर? Yes, sir. यस सर। सेम केस यहाँ पे है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड वीक बनेगा। वहीं पे अगर तुम एक वीक बेस लेते हो तो तुम्हारा कॉन्जुगेट वीक बेस लेते हो तो कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। Okay. अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन बना कैसे है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना कैसे है? वाटर के अंदर H+ ऐड करके। अगर हम वाटर के अंदर H+ ऐड कर दें तभी जाके हमारा क्या बना है? H3O+ बना है या नहीं बना? कोई डाउट? क्लियर यहां तक सबको? क्या हो गया? Yes, sir. क्लियर Yes, है? yes, sir. अगर हम वाटर के अंदर H+ ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा पूर्णिमा? हाइड्रोनियम आयन। कहने का मतलब ये है कि वाटर मेरा एक बेस की तरह काम कर रहा है और H3O+ मेरे लिए क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सबको क्लियर? गौरी, साक्षी, ध्रुव, ज्योतिका, मितुल, लवन? Yes, sir, no problem. H+ एक लुईस एसिड नहीं हुआ? यस सर। H+ एक
Lewis acid. H प्लस इज अ लुईस एसिड, हाँ, लेकिन जो पूर्णिमा का क्वेश्चन है वो H3O प्लस से है, आई थिंक सो, है ना पूर्णिमा? पूर्णिमा है क्लास में? Yes, sir. H3O प्लस से ही क्वेश्चन है ना कि H2O या H3O प्लस विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, Yes, sir. है ना? ठीक 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 ठीक। तो H3O प्लस हमने बनाया कैसे है? H प्लस ऐड करके, किसके अंदर? वाटर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, अब वाटर एक कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? वाटर कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग weak. या वीक? वाटर तो बहुत वीक होता है, न्यूट्रल है अप्रॉक्स। तो वाटर एक वीक बेस है, इसीलिए जो H3O प्लस बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं H3O प्लस इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। H3O प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन वाटर। इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, यहां तक क्लियर है पहले कि H3O प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अब वाटर की बात कर लें इसी में। वाटर जो बना है वो OH माइनस में H प्लस ऐड करके बनता है। जब वाटर बनता है तो वो कैसे बनता है? OH माइनस में H प्लस ऐड करके वाटर बनता है। क्लियर? OH माइनस एक बेस की तरह काम कर रहा होगा, उसके अंदर हमने H प्लस ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया होगा? कॉन्जुगेट एसिड मिल गया होगा। हमेशा याद रखना, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। Negatively charged species are very strong base। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो पूर्णिमा ने पूछा है, तो तुम्हें नोट करना होगा ये सब, ठीक। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा OH नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, तो जो वाटर मिला होगा वो एक वीक एसिड है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ चीजों को। पहले मैंने देखा कि मेरा H3O प्लस कैसे बन रहा है, फिर मैंने देखा कि मेरा वाटर कैसे बन रहा है। H3O प्लस में मैंने क्या कहा कि H3O प्लस बनाने के लिए वाटर के अंदर H प्लस ऐड कर दो और H3O प्लस मिल जाएगा। और हमें पता है वाटर एक बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर मैं H प्लस ऐड कर रहा हूँ। एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू गेन H प्लस इज अ बेस, अ लुईस ब्रॉन्स्टेड बेस। तो वाटर यहाँ पे एक बेस का काम कर रहा है और H3O प्लस बना के दे रहा है। अब ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि अगर तुम इनिशियली जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग है तो फाइनली जो सब्सटेंस है वो वीक बनेगा। अगर इनिशियली सब्सटेंस वीक है तो फाइनली जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वाटर हमें पता है कि एक वीक बेस है, एक अच्छा बेस तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब H3O प्लस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। H3O प्लस कैसा बन रहा है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैंने देखा कि मेरा ये वाटर हमें कैसे बनता है? कौन सा वाटर स्ट्रॉन्ग है? हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक? जी मैं तुम्हें एक लिस्ट बनवा दूंगा अगली क्लास में। फिलहाल वाटर का तो हमें आइडिया है ही एटलीस्ट, ठीक है। तो वाटर इज अ वेरी वीक बेस, तो जिसके कारण जो H3O प्लस बना वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गया। फिर मैंने देखा कि मेरा वाटर कैसे बन रहा है। वाटर कैसे बन रहा है? जब मैं OH माइनस के अंदर H प्लस ऐड कर रहा हूँ। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, तो OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो वाटर एज एन एसिड इज अ वीक। तो मैं एक तरफ मेरी रिएक्शन कह रही है कि वाटर एक वीक एसिड है, एक तरफ से रिएक्शन कह रही है H3O प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, H2O या H3O प्लस? H3O प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। H3O प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर पूर्णिमा या नहीं? Yes, sir. बाकियों को, साक्षी, ज्योतिका, मिथुन, नवन, अंशुला, क्लियर?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नोट करें ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से कि अगर तुम कभी भी एसिड लेते हो उससे कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस विल बी स्ट्रांग। ठीक गौरी, तुम्हें क्लियर है? कुछ समझ आया? गौरी भी चली गई है लगता है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नोट करो। सिमिलरली अगर बेस स्ट्रांग है तो एसिड वीक बनेगा, अगर बेस वीक है तो एसिड स्ट्रांग बनेगा। फिर मैंने उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है। पहले मैंने देखा कि मेरा हाइड्रोनियम आयन कैसे बना होगा, वाटर में H+ ऐड करके। फिर मैंने देखा कि मेरा वाटर तो कैसा है, वीक है। अगर वाटर वीक है तो H3O+ कैसा बना होगा, स्ट्रांग बना होगा। तो मैंने एक रिएक्शन से ये कंक्लूड किया कि H3O+ इज अ स्ट्रांग एसिड। अब मुझे वाटर भी तो बनाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि वाटर बनाने के लिए मैं OH- के अंदर H+ ऐड कर देता हूँ। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर वेरी स्ट्रांग बेस, ये हमेशा याद रखना। OH- एक स्ट्रांग बेस था, तो यहाँ से जो एसिड मिल रहा है वाटर, वो एक वीक एसिड है। ठीक, तो एक तरफ से मेरी रिएक्शन कह रही है कि वाटर एक वीक एसिड है, दूसरी तरफ रिएक्शन कह रही है कि H3O+ इज अ स्ट्रांग एसिड। तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, H3O+ इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू वाटर। कंपेयर टू वाटर, नोट करें। कोई डाउट्स है तो बताएं। सर इसकी किसी को हेडिंग भी? क्या थी?